Hello and welcome once again on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के क्लास में बात होगी वो बातें जो पिछले क्लास में छूट गई थी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में एलिमेंट्री कैनाल के सारे पासेज और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसके बिना मदद के फूड का डाइजेशन नहीं हो सकता। तो आज के क्लास में शुरू करते हैं हम लोग अपने पिछले जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब नाम में लगा है भैया डाइजेस्टिव, तो इसका मतलब कि इसका संबंध तो पाचन से है, पचाने से है। और ग्लैंड्स क्या है भाई? तो एक मांस है, कोई एक मांस है जिसके अंदर पावर है कुछ रिलीज करने का। कहते हैं कि ये जो ग्लैंड्स और ये जो मांस होते हैं ना, इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। वैसे ग्लैंड्स या वैसा मांस जो हमारे बॉडी में है और जिसमें डक्ट पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट की सहायता से कुछ स्पेशल सब्सटेंस रिलीज करते हैं और उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एंजाइम। मतलब हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ मांस है जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो कुछ रिलीज कर सकते हैं। अब ये जो डक्ट की सहायता से रिलीज करते हैं उनका सेक्रेशन एंजाइम कहलाता है। और कभी कभी तो ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना सेक्रेशन रिलीज करते हैं और इनके सेक्रेशन को हम हार्मोन बोलते हैं। मतलब ग्लैंड्स एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं और इंडोक्राइन भी हो सकते हैं। ये अपना सेक्रेशन किसी नली या डक्ट के सहारे भी रिलीज कर सकते हैं और बिना डक्ट के भी रिलीज कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? डाइजेशन को ध्यान में रखना है। तो हम लोग बात करेंगे वैसे ग्लैंड जिसमें डक्ट है और ये अपने नलिकाओं की सहायता से, डक्ट की सहायता से एंजाइम रिलीज करेंगे और ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए देखें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सफ़र हमें तय करना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहला ग्लैंड्स जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सेलेवरी ग्लैंड्स। कहते हैं कि डाइजेशन की जो शुरुआत है वो सही मायने में मुंह से ही शुरू हो जाती है। हम सभी अपने बचपन में कॉटन कैंडी, जिसे हवा मिठाई कहते हैं, वो खाया होगा। जैसे ही इसको मुंह के अंदर रखा वो गायब हो जाता था। हमारे लिए उस समय ये समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जब हम ये समझते हैं तो बड़ी आसानी से समझ पाते हैं कि मुंह से हमारे सेलाइवा रिलीज होता है, लार रिलीज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जैसे सिंपल फूड मटेरियल को थोड़ा सा कुछ हद तक पचाने में मदद करता है। यानी डाइजेशन की शुरुआत माउथ से ही शुरू हो जाती है और हमारे माउथ में ये सेलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये ग्लैंड्स सही मायने में सेलाइवा रिलीज करते हैं, लार रिलीज करते हैं। और इस लार के रिलीज होने से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। भोजन चबाना, एक लुब्रिकेशन देना, आसानी से पासेज से निकल जाना और भी बहुत सारे काम इस सेलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है जो माउथ में पाए जाते हैं। तीन जोड़ा तीन जोड़ा सेलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में पाए जाते हैं। उसमें एक का नाम है पैरोटीड ग्लैंड। पैरोटीड सेलेवरी ग्लैंड सबसे बड़ा सेलेवरी ग्लैंड होता है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। ये जो चिक है हमारा, ये वाला कान के बिल्कुल ये दोनों हिस्सा, दोनों साइड, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, दो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सबसे बड़े यही होते हैं और ये सेलाइवा सेक्रेट करते हैं। दूसरा ग्लैंड्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी, या इसी को हम लोग और नाम से भी जानते हैं सब मैंडिबुलर बोलते हैं। ये हमारे लोअर जॉ पे होता है।
और ये भी रिलीज करता है सलाइवा। तीसरा जो ग्लैंड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। मतलब 3 जोड़े सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। पहला जो पैरोटिड है वो सबसे बड़ा होता है और सबलिंगुअल सबसे छोटा होता है। और ये तीनों मिलके करते क्या हैं? तो सलाइवा रिलीज करते हैं, लार रिलीज करते हैं। और ये सलाइवा बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे मायनों में। आइए देखें किस मायने में। पहला, सलाइवा जो है जिसे आप लार कहते हैं, ये लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1.25 लीटर तक एक नॉर्मल हेल्दी आदमी में रोज रिलीज होता है। मतलब वो जो 1 लीटर का बॉटल जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, उतना तो रोज हम लोग सलाइवेट कर देते हैं, उतना तो सलाइवा रिलीज कर देते हैं। और इस सलाइवा के अंदर 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, विघटित कर देता है। आप रोटी चबा चबा के खाइए, बहुत मीठा लगेगा। अब बहुत मीठा मतलब चीनी जैसा नहीं लगेगा, मीठा लगेगा। अगर आप फूड को ज़्यादा चेविंग करके खाएंगे तो उसका आप मिठास और उसके टेस्ट को ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से आप चीनी के 1-2 अगर आप ले लेते हैं पार्टिकल्स, तो ये भी जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुंह में जाएगा, सलाइवा उसको आसानी से घुला देगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सेलेवरी एमाइलेज क्या कर रहा है भाई? तो ये स्टार्च को डिग्रेड कर रहा है। स्टार्च एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होता है, इसको तोड़ने का काम करेगा। और इसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। मतलब फूड को चबा चबा के खाने से डबल फायदा है। एक तो स्टार्च टूटना मुंह से ही शुरू हो जाएगा, और दूसरा ये जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल है। अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह उसमें आएंगे तो उसको भी वो डैमेज कर सकता है। तो सैलिवरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, माउथ में पाया जाता है। 3 पेयर्स होता है, पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, सबलिंगुअल सबसे छोटा होता है। और मेन काम क्या है? तो सलाइवा रिलीज करना। और सलाइवा में लगभग 98 to 99% जो होता है वो वाटर होता है, ये वाटरी फ्लूइड्स होता है। और इसके अंदर ये एंजाइम्स होने की वजह से ये स्टार्च को डिग्रेड भी करता है और बैक्टीरिया के लिए तो काल हो जाता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी डेवलप करता है। तो ये हो गया हमारा पहला ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करती हैं? तो जूस रिलीज करती हैं। किस रूप में? तो लिक्विड के फॉर्म में। पहला कौन है? तो सैलिवरी ग्लैंड। क्या रिलीज करती है? सलाइवा। कितना? तो लगभग लीटर या 1.5 लीटर। सैलिवरी ग्लैंड के बाद दूसरा ग्लैंड्स होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब नाम से ही लग रहा है गैस्ट्रिक, यानी ये हमारे स्टोमक के वॉल पे पाई जाती है। स्टोमक है ना, पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्टोमक जो है वो एकदम झोला जैसा होता है, सारा फूड को जमा करके रखता है। तो इस स्टोमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो स्पेशल टाइप के सेल से बनी होती हैं। अब कौन कौन से सेल होते हैं? ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन 3 कम से कम आपको जानने हैं। पहला जो सेल होता है उसका नाम है चीफ सेल। इसका नाम है चीफ सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल। दूसरा जो सेल होता है इस गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के सरफेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। 2 नाम है, इसको आप पेराइटल कहिए या ऑक्जेंटिक कहिए। और तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। जो थर्ड वाला है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। ये इंसेक्ट जो है ना, ये बड़े बदमाश हो गए हैं। लाइट पे आते हैं और जाके अपने मन से बटन वगैरह प्रेस कर देते हैं। तो म्यूकस नेक सेल है, इसका काम है म्यूकस रिलीज करना। म्यूकस मतलब कोई चिपचिपा द्रव्य रिलीज करना। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का काम है कि आप HCl रिलीज करेंगे। और चीफ और पेप्टिक सेल का काम है कि आप एक एंजाइम रिलीज करेंगे
प्रो एंजाइम रिलीज करेंगे। अब वो प्रो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजेन। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे एंजाइम रिलीज करता ना, प्रो एंजाइम क्या है? तो वैसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में हैं, सक्रिय नहीं हैं, वो बाद में सक्रिय होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रो एंजाइम्स। और जिस दिन ये सक्रिय हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे एंजाइम्स। तो ये पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो इस चीप सेल से रिलीज होता है। अब ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव तब होगा जब इसको HCl से दोस्ती हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जैसे दोस्ती होगी पेप्सिनोजेन की, तो ये पेप्सिनोजेन एक्टिव होके बना देगा पेप्सिन। तो पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है और पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम्स है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। अब सवाल है कि HCl स्टोमक के वॉल पे, HCl तो भाई एसिड है, तब तो हमारा स्टोमक का वॉल ही गल जाना चाहिए। तो इस कोरोजन से बचाने के लिए, इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए म्यूकस है ना, चिपचिपा द्रव्य, द्रव्य का लेयर पहले कोट किया गया है, तब ऊपर से HCl है, तो कोरोजन नहीं हो पाएगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टोमक के वॉल पे है, जिससे काम लेना है, वो काम है गैस्ट्रिक जूस बनाना। और ये गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए कुछ सेल भाग लेंगे और वो सेल का नाम है चीप सेल, पेप्सिनोजेन रिलीज करेगा। ऑक्जेंटिक सेल HCl रिलीज करेगा। और ये म्यूकस वाला सेल, नाम से ही लग रहा है कि म्यूकस रिलीज करेगा। अब ये जो पेप्सिनोजेन था, इनएक्टिव एंजाइम था, HCl में मिलेगा, एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होके ये पेप्सिन बनाएगा। मुझे लगता है कि ये पेप्सी वालों ने अपना पेप्सी बेचना शुरू किया होगा इन्हीं नामों को लेके कि पेप्सिन है, डाइजेस्टिव एंजाइम है भाई, प्रोटीन पचाता है ये, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन। क्लियर है? और उन्होंने बना दिया होगा कि पेप्सी पियो और डाइजेशन जो है प्रमोट कर लो। एनीवे वो तो कार्बोनेटेड वाटर है। तो गैस्ट्रिक जूस का भी स्राव हो जाता है, ये भी लगभग लीटर या उससे ज़्यादा रिलीज होता है। अब ये सब फूड में मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन? तो सेलेवरी जूस, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस। और इतना से काम हो जाएगा क्या? नहीं। तो सबसे बड़ा योद्धा जो है बैठा हुआ है हमारे बॉडी में, तीसरा वाला, जिसका नाम है लीवर। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतना बड़ा ग्लैंड तो भैया कोई भी नहीं है, चाहे वो एक्सोक्राइन हो चाहे इंडोक्राइन हो। ये सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लगभग 1.5 किलो तक का वजन होता है। हाईएस्ट रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है। मतलब 2 टुकड़ा लीवर हो जाए और आप रेस्ट में आ जाएं और आपको अच्छा फेवरेबल कंडीशन दे दिया जाए तो फिर से पनप सकता है, वैसे काटने की कोशिश नहीं करनी है। तो लीवर जो कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, 1.5 किलो का है, ये जो है लीवर के काम क्या है? वैसे तो लीवर के काम पे मुझे लगता है कि 1 दर्जन कम पड़ जाए, 100 भी बोले तो कम पड़ जाए, 1000 भी बोले तो कम पड़ जाए, लेकिन हमको डाइजेशन से मतलब रखना है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लीवर का काम है इस पूरे केस में कि भैया आप बाइल जूस रिलीज करिएगा, क्योंकि अगर आप बाइल जूस रिलीज नहीं कीजिएगा तो बॉडी में फैट का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मतलब फिल्मी लैंग्वेज में कहें तो जैसे कहा था ना, तेरा क्या होगा कालिया, तो ये तेरा क्या होगा फैट, ये समझाएगा बाइल जूस। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लीवर जो है, जो बाइल जूस रिलीज करता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो आंसर है कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो फिर सवाल नंबर 2 है कि अगर लीवर के बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है तो वो कैसे डाइजेशन में मदद करता है? तो ये एक्चुअली जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो फैट्स है ना, हमारे जो चर्बी वाली चीज़ें हम खाते हैं, उस फैट को इमल्सिफाइड करता है। अब ये क्या होता है सर? तो मान लो ये फैट का टुकड़ा है, इसने लीवर ने अपने बाइल जूस से इस फैट को छोटा छोटा, इससे समझिए भुजरी बना दिया, भुजिया बना दिया। अब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अब डाइजेस्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाते। यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट
ये काम करता है लीवर के द्वारा रिलीज हुआ बाइल जूस। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, इसके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन इसके पास एंजाइम नहीं होता। फिर रोल क्या है इसका भाई? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाइड कर देता है। अगर बाइल जूस की कमी हो जाए, जो गॉल ब्लैडर जो है ना, गॉल ब्लैडर, उसी में ये पीत रस बाइल जूस जाके जमा होता है। तो देखिएगा जब गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह हो जाए ना, तो फैटी चीज़ थोड़ा खा के देखिएगा, दर्द जल्दी जाएगा नहीं, सेलाइन चढ़ना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, हेवी पेन किलर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके दर्द में कमी आएगी। तो पीत रस, जिसे आप बाइल जूस बोल रहे हैं, ये लीवर बनाता है, गॉल ब्लैडर के सुराही में जमा कर देता है, और इसी से हमारा इमल्सिफिकेशन जो होता है फैट्स का। फैट को पचाने के लिए ना अपने पास एंजाइम ज़्यादा है नहीं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए बॉडी में बहुत सारा व्यवस्था है डाइजेस्ट करने का। फैट डाइजेस्ट करने का हम लोग घुमा फिरा के एक ही को एंजाइम है लाइपेज, उसी के भरोसे टिके हुए हैं। तो लाइपेज भी कब काम करेगा? जब ये कम से कम इमल्सिफिकेशन हो के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आ जाए, तब एंजाइम इस पे काम करेगा। डायरेक्ट बड़े साइज पे तो नहीं कर पाएगा। तो लीवर का अगर हम डाइजेशन से रिलेशन जोड़ें तो यही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर क्लियर है। आते हैं आगे। अभी तक हमने देखा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेलेवरी ग्लैंड्स क्या दे रहा था? सलाइवा दे रहा था। दूसरा वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या दे रहा था? गैस्ट्रिक जूस दे रहा था। ये लीवर साहब क्या दे रहे थे? तो बाइल जूस दे रहे थे। अब नंबर 4 में आता है, उसका नाम है पैनक्रियाज। ये तो भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट केक अगर कोई है आज के डेट में तो पैनक्रियाज है, क्योंकि पैनक्रियाज दोनों तरफ रहता है। दोनों तरफ रहता है मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और ये इंडोक्राइन भी है, यानी दोनों नेचर का है। ये मिक्स्ड ग्लैंड्स है भाई। इसके पास डक्ट है तो एंजाइम रिलीज करेगा, डक्टलेस है तो हार्मोन रिलीज करेगा, और जब हार्मोन रिलीज करेगा ना तो वो इंडोक्राइन वाला हिस्सा हो जाएगा। कौन सा हार्मोन? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलिन का नाम सुने होंगे, जिससे डायबिटीज और दुनिया परेशान है, वो इसी पेनक्रियाज के इंडोक्राइन वाले हिस्से में है। हम लोग डाइजेस्टिव पर्पज से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट जो है वो ग्लूकागॉन, इंसुलिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, और उसी मैकेनिज्म के डिसरप्शन होने से डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो वो डाइजेशन से उसका कनेक्शन नहीं है, वो एक अलग फिजियोलॉजी है जो हार्मोन से रिलेटेड है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज के बारे में, और पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो रिलीज करता है भैया पैनक्रियाटिक जूस। और ये जो पेनक्रियाज का जूस है ना, ये सबसे परफेक्ट जूस है पेनक्रियाज वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बोहाइड्रेट पचा देंगे, प्रोटीन पचा देंगे, फैट पचा देंगे, मतलब सबका पाचन का ठेका पेनक्रियाटिक जूस के पास पड़ा हुआ है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन है जो कार्बोहाइड्रेट पचा देगा? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन है जो कार्बोहाइड्रेट पचा देगा? तो भैया एमाइलेज है ना इसके पास, सेलेवरी वाला नहीं, इसका अपना एमाइलेज है, प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीन को पचाने के लिए इसके पास बहुत सारे एंजाइम है भाई। ट्रिप्सिनोजेन, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस में, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला उस एंजाइम का नाम बताइए जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ट्रिप्सिनोजेन। अब ये क्या है भाई? तो ये भी एक तरीके का प्रो एंजाइम है। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे प्रो एंजाइम क्या होता है, तो वैसा एंजाइम जो बॉडी में तो है, इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, सक्रिय नहीं हुआ है। सक्रिय कब होगा? जब इसको एक नया दोस्त मिलेगा जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बना देगा, और जैसे ये ट्रिप्सिन बनाएगा प्रोटीन पचाने का काम शुरू हो जाएगा। मतलब ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये सक्रिय है भाई, ये एक्टिव है, ये प्रो नहीं है। ट्रिप्सिनोजेन के अलावा एक और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन। अब एक्टिव लिखते हैं डायरेक्ट काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। और तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीन दोस्तों की त्रिमूर्ति जो है
कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसी को पी बना दिया जाए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और जो किस में पाए जाते हैं, तो पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। लिपिड के लिए इकलौता है भाई लाइपेज, लिपिड के लिए, फैट के लिए लाइपेज अपने पास है ही। तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये दिमाग में आपको रखना है। पैनक्रियाज से रिलीज होता है, एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में, और ये इन सबको डाइजेस्ट करता है। क्या कोई एंजाइम ऐसा भी है जो स्टोमक में रिलीज होता हो, प्रोटीन डाइजेस्ट करता हो? तो मैं जब पढ़ा रहा था तो वहां पे एक नाम दिया था आपको मैंने, पेप्सिनोजेन कहा था। ये कैसा एंजाइम था भाई? प्रो एंजाइम था, इनएक्टिव था, और ये HCl के प्रेजेंस में क्या बन गया था? पेप्सिन बन गया था। तो याद रखिएगा, स्टोमक में पाया जाता है पेप्सिन, ठीक है, और पेनक्रियाज के जूस में, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिन। नाम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, दोनों प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, पर ये भाई साहब है स्टोमक में, और ट्रिप्सिन था पेनक्रियाटिक जूस में। तो 4 हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, 4 हमने देखा। 5वां भी देख लेते हैं, वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इनका तो नाम ही है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन के सरफेस पे मिल जाएंगे भाई साहब, और जूस रिलीज करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब इनके जूस को आंत्र रस भी कहते हैं हम लोग, एक और नाम से जाना जाता है सक्कस इंटेरिकस। मतलब ध्यान रहे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू होके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, और इन सारे जर्नी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपने सेक्रेशंस के द्वारा एंजाइम रिलीज करते हैं, जिससे फूड इजीली टूट जाता है और डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये था लाइव प्रोसेसेस के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में। वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में हैं और 2026 के बैटल में शामिल होने वाले हैं, अगले वीडियो में हम डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और व्यूअरशिप और में जो लोग हैं जो व्यूज़ करते हैं, थोड़ा ढंग से देखा कीजिए, कोरम पूरा नहीं कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।